हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसमें है फिजिकल फेडरलिज्म। क्या था न्यूज़ में? रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए अगेंस्ट किसके, सेंटर के, फॉर डिस्प्यूट के किस तरह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो शेयर करती है सेंटर स्टेट के साथ, मतलब जो पैसा सेंटर शेयर करती है स्टेट के साथ, ठीक है, उसको कहते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। क्या होता है? इट रेफर टू एज दी हाउ फेडरल, मतलब स्टेट या फेडरल या लोकल गवर्नमेंट जो है वो शेयर करती हैं फंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विद इन इंडियाज़ फेडरलिज्म। मतलब ये सेंटर है, ठीक है, वेरियस स्टेट्स हैं, इनके बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होती है, कैसे स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो फेडरलिज्म तो वो हो गया। फिजिकल फेडरलिज्म इज ये हो गया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं जो डिफाइन करती हैं इंडिया का फिजिकल फेडरलिज्म एग्रीमेंट, वो क्या? 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिलिनेट करती है टैक्स जो है बेसिस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 246 किस तरीके से डिवाइड होगा, किस तरीके से डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू जो कमाया जाता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो क्लासिफिकेशन जो होता है टैक्स रेवेन्यू का यूनियन और स्टेट्स के बीच में वैसे है। जो टैक्स लेवी किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा, मतलब लगाया भी सेंटर के द्वारा जाता है और कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो असाइंड जो है स्टेट्स को है 269 के अंदर के, वो स्टेट्स को ही दिया जाता है। लेवी और कलेक्शन जो है, लगाना टैक्स और टैक्स को कलेक्ट करना जो है, कलेक्शन जो जीएसटी की है इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स 261A, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उससे जो टैक्सेस आ रहे हैं वो कौन लेवी करता है? वो लेवी भी करता है और कलेक्ट भी कौन करता है, ठीक है। विच जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन सेंटर और स्टेट जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। टैक्स जो लगाया जाता है और कलेक्ट किया जाता है यूनियन के द्वारा, लगाया भी यूनियन के द्वारा जाता है कि कितना टैक्स देना होगा, कलेक्ट भी यूनियन की मशीनरीज के द्वारा, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनियन और स्टेट्स के बीच में आर्टिकल 270 किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? एक कमीशन है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त की जाती है, जो बताती है कि किस तरह से कितना कितना कुछ स्टेट को पैसा मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिस क्या होता है डेवोल्यूशन का? देखो, वर्टिकली भी एक ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब शेयर ऑफ स्टेट्स जो फ्रॉम डिजिबल पूल प्रोवाइडेड के 41% जो है, स्टैंड एट 41 बेस्ड ऑन जो रिकमेंडेशन थी 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि 41% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितना 100% टैक्स कलेक्ट हो उसमें से 41% स्टेट्स को दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल, देखो ये मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में ये होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेंटर है, ये स्टेट्स है, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमॉन्ग द स्टेट्स, ये जो शेयर किया जाता है बस, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन जो ने उसने क्राइटेरिया असाइन किया था वेट पे, जैसे इनकम डिस्टेंस 45%, एरिया 15%, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक, इन परसेंटेज के बेस के ऊपर अलग अलग स्टेट्स को कितना कितना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल पंजाब को लिया जाए जो है एक एवरेज बेंचमार्क स्टेट, और उड़ीसा है एक स्टेट, ठीक है। अब उड़ीसा और पंजाब के बीच में जितना डिफरेंस है, अगर इसमें ज़्यादा पॉवर्टी है तो यहाँ ज़्यादा मिलेगा टैक्स, यहाँ कम मिलेगा। एरिया जिसका जितना बड़ा है, पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा है, उस हिसाब से। ग्रांट इन एड, ये सेंटर जो है प्रोवाइड करता है ग्रांट इन एड स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 275, देता है उनकी जो है बहुत सारी एड करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए जो पैसा देता है, ग्रांट्स। बोरोइंग, एज पर आर्टिकल 292 यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पावर है कि वो पैसा जो है उधार ले सकता है, आइदर विद इन, और मुल्क के अंदर से भी और मुल्क के बाहर से भी। आर्टिकल 293 है, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया और नॉट अब्रॉड। तो आर्टिकल 293 क्या कहता है कि स्टेट सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर से ही पैसा जो उधार ले सकती है, एक स्टेट लेजिस्लेचर हिंदुस्तान के बाहर से नहीं ले सकती। ऑल्सो अगर स्टेट जो है वो कर्जे में है यूनियन के, मतलब यूनियन को उसको कर्जा देना है, ही मे नॉट रिस्टोर टू फर्दर बोरोइंग, वो जो है उधार और नहीं ले सकता पहले यूनियन की परमिशन लिए बिना, यूनियन गवर्नमेंट की। अगर यूनियन गवर्नमेंट का उसको भी पैसा देना है तो वो यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेगी और फिर पैसा जो है उधार और ले सकती है।
फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने बताया, आर्टिकल 280 जो है वो प्रोवाइड करता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाई जाएगी, किस तरह से शेयर करेंगे रिसोर्सेज, जो यूनियन और स्टेट के बीच में रिसोर्सेज शेयर होता है। ये सारा फिजिकल फेडरलिज्म में आता है। फिर है स्टेट ऑफ फाइनेंस, जो स्टेटस जो है स्टेट फाइनेंस। देखो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के अंदर आती है, एक आती है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंसेस जो हैं, स्टेटस क्या है स्टेट फाइनेंसेस का? स्टेट्स की जो फाइनेंस है, ओनली 58% जो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फ्रॉम रेवेन्यू रिसोर्सेज, कि मतलब जितने उनके रेवेन्यू जो कलेक्ट होते हैं उनमें से सिर्फ 58% जो है उनके एक्सपेंडिचर है, जो 58% जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनके खर्चे हैं, वो उनके रेवेन्यू रिसोर्सेज से पूरे होते हैं। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो स्टेट्स का है वो अराउंड 27.5% है। मतलब अगर वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उससे सिर्फ वो अपना 58% ही गुजारा कर पाते हैं, बाकी उन्हें इधर उधर से कर्जे वर्जे लेकर, यूनियन की हेल्प लेकर अपनी स्टेट को चलाना पड़ता है। तो अगर डेप्ट उधारी और हम जीडीपी का रेशो लगाएं तो जितना जीडीपी है उसका 27.5% वो उनका उधार है। सोर्सेज, स्टेट कहाँ कहाँ से अपना रेवेन्यू निकालते हैं? देखो टैक्स रेवेन्यू, स्टेट के जो है अपने टैक्स रेवेन्यूज़ भी, इनकम टैक्सेस ऑन इनकम टैक्सेस, प्रॉपर्टी पे, कैपिटल ट्रांजैक्शन पे। फिर सेंटर से भी उनको मिलता है टैक्सेस ऑन कमोडिटी और सर्विसेज। नॉन टैक्सेस जैसे डिविडेंड या प्रॉफिट मिलता है, जो पब्लिक सेक्टर, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनसे पैसा, उनसे प्रॉफिट आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जो फीस आती हैं वेरियस होती है ना, 100 रुपये का फॉर्म भरा, 150 का फॉर्म भरा, 1000 रुपये का ये किया, बहुत से प्रॉपर्टीज़ जो है। ग्रांट्स जो यूनियन से मिलती हैं, डिज़ास्टर रिलीफ ग्रांट मिलती है, लोकल बॉडीज़ को पैसा मिलता है, रेवेन्यू डेफिशिएंट है तो तब जो है ग्रांट मिलती है, तो वेरियस ग्रांट्स। तो ये है टैक्स रेवेन्यू में, नॉन टैक्स में, और ग्रांट जो यूनियन से मिलती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है? अभी न्यूज़ में क्या था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो डिमांड की गई है बिहार और आंध्र प्रदेश के द्वारा। अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ना, ये क्लासिफिकेशन है जो दिया गया है सेंटर के द्वारा, असाइन किया गया टू असिस्ट। किस लिए? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो सेंटर देती है किसी स्टेट को कि अपना वो उनकी वहाँ के जो है डेवलपमेंट के लिए, ताकि स्टेट जो फेस कर रहे जोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिकल जो है डिसएडवांटेजेस, जोग्राफिकली मतलब जो अरुणाचल प्रदेश कहीं बहुत दूर है, ठीक है, वो नज़दीक नहीं है डेवलप्ड एरिया के, रोड्स नेटवर्क्स नहीं है, या सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड में हो, पीपल आर वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में रिकमेंडेशन पे 5th फाइनेंस कमीशन के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। 1989 में जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। बाद में सिक्किम, त्रिपुरा एटसेट्रा को भी, इनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो स्टेट्स हैं उनको ग्रांट्स, पैसा मिलता है, रिसीव करते हैं ग्रांट, जो कौन? गडगिल जो मुखर्जी फार्मूला, उसके बेस पे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई इंक्लूड नहीं किया है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कैटेगराइज करने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंडिया में। होवेवर एक वाइड रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजंस जो है वो अवेलेबल हैं बहुत सी स्टेट्स को, जो आर्टिकल 371 से A to H तक और J तक है, ठीक है, वो अलग है, आप इंडियन पॉलिटी में देख सकते हैं। रिकमेंडेशन जो है 14th फाइनेंस कमीशन की पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसको ख़त्म कर दिया था, और ठोस कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो ग्रांट नहीं किया गया किसी भी स्टेट को। करंट जो स्पेशल फंडिंग पैटर्न है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट को एटसेट्रा को, इज़ ऑन अकाउंट ऑफ उनकी रिकमेंडेशन। जो स्पेशल ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर है वो आजकल जो हिमालयन स्टेट्स को मिलती है पैसा, ग्रांट्स, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, वो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन है वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स की, जो है सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर ने जो रिकमेंड किया था, वो कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे नहीं मिलता है। तो करंटली कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई असर नहीं है, ठीक है। कैटेगरीज फॉर स्पेशल, किन कैटेगरीज पे स्पेशल कैटेगरी मिल सकती है? पहाड़ी एरिया है या डिफ़िकल्ट वहाँ की टेरेन है, जैसे हिमालयन है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है या साइजेबल शेयर ऑफ वहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, किसी बॉर्डर एरिया है नेबरिंग कंट्री के साथ, जैसे अरुणाचल है चाइना के साथ, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है पाकिस्तान और चाइना के साथ, इस तरह की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, जैसे सिक्किम है। इकोनॉमिक, वहाँ की इकोनॉमी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुअर है, बैकवर्ड है, ठीक है। स्टेट के पास कोई वायबल नेचर का जो है, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, कहीं से जो है पैसा रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा है।
ठीक है। अब स्पेशल पैकेज, रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के और आंध्र प्रदेश के, उन्होंने डिमांड किया कि हमें स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मिलता है, स्पेशली पैसा मिलना चाहिए उनके रिस्पेक्टिव स्टेट को। ये स्पेशल पैकेज को रेफ़र करते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड, जो हेल्प जो है स्टेट की जाती है, जो वो फेस कर रहे हैं जोग्राफी और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, उनको एडिशनल जो है पैसा एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस और बाकी बेनिफिट जो सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं। स्पेशल पैकेज जो हैं वो प्योरली डिस्क्रिशनरी होते हैं, मतलब दे में बी नीड बेस्ड, ज़रूरत के मुताबिक मांगे गए हैं, बट द नीड इज़ नॉट अप्रोक्सीमेट रीज़न फॉर ग्रांटिंग स्पेशल। अब ये आपको ज़रूरत है, लेकिन स्पेशल पैकेज देने का ये रीज़न थोड़ी हो सकता है। तो सेंटर का जो है ना, सेंटर जो है अपनी डिस्क्रिशन पे दे सकता है, मतलब अपनी मर्जी से, अगर सेंटर की मर्जी है कि वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं मर्जी तो नहीं भी दे सकता, ठीक है। ये एक ना, इट इज़ एन एडिशनल ग्रांट जो आर्टिकल 282 में है, इट इज़ एन एडिशनल ग्रांट जो आर्टिकल 282 में मेंशन, जो फॉल करती है एक मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन में। आर्टिकल 282 है वो कहता है कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये ताकत देता है सेंटर को और स्टेट को वो कोई भी ऐसी ग्रांट दे सकते हैं किसी भी पब्लिक की पर्पजेस के लिए, अगर वो इवन वो उनके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर जो कॉम्पिटेंस है में नहीं भी आते, ठीक है। तो वो स्पेशल ग्रांट्स के तहत ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6th शेड्यूल, ठीक है। क्या है 6th शेड्यूल? हमने दो देखे हैं, 5th और 6th शेड्यूल होते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे 6th। देखो न्यूज़ में क्या था, बड़ी इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है कि लद्दाख को जो है 6वें शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। हमें देखना है 6ठा शेड्यूल है क्या। 6ठा शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में आता है, जो रिजल्ट था बरदोली जो कमेटी की रिकमेंडेशन है, किसकी? बरदोली कमेटी की रिकमेंडेशन पे। याद रखना इस कमेटी को, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि 6 शेड्यूल किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे था। बरदोई जो है उस कमीशन, बरदोई कमीशन की रिकमेंडेशंस पे 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 क्लॉज 2 जो है वो इंटर हुआ। ये ताकत देता है गवर्नर को कि वो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एक ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल 6 शेड्यूल एरियाज में, 6 शेड्यूल एरिया की जो स्टेट्स हैं उसमें बना सकता है, ठीक है। कि वो गवर्नर क्रिएट करेगा एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो कंसिस्ट नहीं कर सकती 30 से ज़्यादा लोग, जिसमें से 4 जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और 26 जो हैं वो चुने जाएंगे। एट प्रेजेंट जो है देयर आर 10 जो हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 4 स्टेट्स में। जो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल हैं वो कवर करते हैं कुछ स्पेसिफिक ट्राइब्स, किसी भी रीजन में किसी भी ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट उसके बीच में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे स्पेसिफिक ट्राइब्स हैं, उनको कवर करने के लिए। तो याद रखना ऑटोनोमस एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन्स जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 के अंदर है। 30 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते, 4 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते, 26 जो हैं वो इलेक्टेड होते। अभी फिलहाल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं 4 स्टेट्स में। ईडीसी और एआरसी जो है उनके पास ये पावर है, ये जो काउंसिल्स हैं उनके पास पावर है कि वो कानून बना सकते हैं सब्जेक्ट, जैसे जंगलों को कैसे मैनेज करना है, एग्रीकल्चर जो खेतीबाड़ी है, इनहेरिटेंस है, शादी है, सोशल कस्टम, मतलब सिविल लॉज और थोड़े से दूसरे लॉज भी हैं, ठीक है। इन पे ऊपर वो कानून बना सकते हैं। उनके पास पावर है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं, जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं उनके इलाके से, उनसे रॉयल्टी पैसा भी ले सकते हैं। क्या डिफरेंस है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में? पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के डिफरेंस? पैरामीटर देखो, एप्लीकेबिलिटी। 5th शेड्यूल में सर्टन जो शेड्यूल्ड एरिया है उन्हें डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी स्टेट में, इंडिया में करंटली 10 स्टेट्स में जो है वो एप्लीकेबल है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। 6 शेड्यूल में जो है वो ट्राइबल एरियाज आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। AM TM याद रखना, इस AM TM में अगर मेघालय की जगह जो है मणिपुर आ गया और
जो है मिजोरम की जगह कुछ और आ गया, ठीक है, मणिपुर की जगह, ठीक है, EMTM ऐसे नहीं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, देखो 5th शेड्यूल में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, यहाँ पे 6th शेड्यूल में जो है एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होती है। पावर्स क्या है, देखो ये जो ट्राइबली एडवाइजरी काउंसिल है वो बीइंग द ये किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है उसके द्वारा बनाई जाती है, और स्टेट के बीइंग द क्रिएशन जो क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाई जाती है, तो इनके पास कम पावर होती हैं और जो मोस्टली एग्जीक्यूटिव होती है। पीसा एक्ट जो 1966 का है वो 5th शेड्यूल में एप्लीकेबल है, याद रखना। वहीं जो 6th शेड्यूल में है ये ADC जो है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स, इनके पास बड़ी एक्सटेंसिव पावर है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव भी है, ये लॉ भी बना सकते हैं, जुडिशियल पावर भी है, ये अपने वहाँ के जो है झगड़े सुलझा सकते हैं, टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। तो ये सारे पावर्स क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होते हैं। यहाँ पे पीसा एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये 5th और 6th शेड्यूल के कुछ डिफरेंसेस हैं। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये है जो लद्दाख में अभी न्यूज़ चल रही थी उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। लद्दाख अपने लिए कौन सा मांग रहा है, 5th शेड्यूल कि 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th नहीं, 5th शेड्यूल की, सॉरी 5th नहीं 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। वाई इज इन द न्यूज़, रिसेंटली 2 जून मार्क करता है 10 साल जो है फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट के बनने के 10 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर, क्या प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई स्टेट की फॉर्मेशन का। आर्टिकल जो 3 है वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन एक नई स्टेट का, या पुरानी स्टेट के एरियाज़ को बदलने का, अल्टर कर सकते हैं हम, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ये अल्टर कर सकता है उसके एरिया, उसकी बाउंड्री, उसका नेम जो है स्टेट का, वो आर्टिकल 3 प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें किसको प्रोवाइड करता है, ये पावर की अब पार्लियामेंट की, कि वो किसी भी वो लॉ के तहत एक नई स्टेट बना सकता है बाई सेपरेटिंग टेरिटरी, किसी भी दूसरी स्टेट में से टेरिटरी निकाल के एक नई स्टेट बना सकता है, या 2 स्टेट को जोड़कर वो एक स्टेट बना सकता है, ठीक है, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, 3 स्टेट 4 स्टेट्स को जोड़ के भी बना सकता है, यूनाइटिंग पार्ट ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का थोड़ा सा पार्ट लेकर एक नई स्टेट बना सकते हैं, या किसी भी टेरिटरी जो पार्ट है किसी भी स्टेट का, ठीक है। ये पावर है पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट की रिकमेंड, ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में हो सकता है, लेकिन इसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही ये बिल जो है पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कंसल्टेशन विद स्टेट लेजिस्लेचर, देखो बिफोर रिकमेंडिंग ए बिल विच अफेक्ट कोई भी एरिया, बाउंड्री या किसी भी नाम किसी स्टेट का जो है वो अल्टर कर रहा है, प्रेसिडेंट इस बिल को रेफर करेगा लेजिस्लेचर उस स्टेट की, उन स्टेट्स की जिन स्टेट्स के साथ जो है हो रहा है, ठीक है, कि वो स्टेट जो है एक्सप्रेस करे अपने व्यूज़ एक टाइम बाउंड मैनर। देखो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जो है एक ऑर्डिनरी न्यू स्टेट बना सकता है ऑर्डिनरी लॉ के साथ, मतलब जो सिंपल मेजोरिटी के साथ एक नई स्टेट्स जो है ऐसे क्रिएट कर सकता है नई स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नई डिस्ट्रिक्ट बना सकता है या अल्टर या अबॉलिश कर सकता है, पुरानी डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर सकता है स्टेट के अंदर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लॉ पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये है क्रिएशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो देखते हैं रिलेटेड जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट का। बेरुबारी यूनियन ऑफ 1968 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है जो पावर है पार्लियामेंट की कि वो डिसमिस कर सकता है एरिया स्टेट्स का अंडर आर्टिकल 3 जो है वो कवर नहीं करता सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री, ठीक है। ये नहीं कि वो अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्रीज को दे दे, मतलब जो आर्टिकल 3 के अंडर है एरिया वो अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे दे, आर्टिकल 3 के अंडर नहीं आती वो चीज़। इंडियन टेरिटरी है वो कैन बी सेसीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली, कि इंडिया की टेरिटरी तुम किसी दूसरे मुल्क को दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आर्टिकल 368 को अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1966 का वो इनेक्ट किया गया बहुत सारी टेरिटरीज जो है ट्रांसफ़र करने के लिए पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश था।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है कमीशन या कमेटी, एस के डार कमेटी 1948 में ये रिकमेंड करती है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह से ये जो आज़ादी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे कि कौन सी स्टेट जहाँ बेटर एडमिनिस्टर हो सकती हैं उसके बेस पे स्टेट डिवाइड होनी चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर आती है जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू की और वल्लभ भाई पटेल, और जो जिसमें पट्टाभी सीतारामैया थे, ये रिजेक्ट कर देती है लैंग्वेज बेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। फिर आती है फजल अली कमीशन 1953 में, ये आइडेंटिफाई करती है 4 तरीकों से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये आज़ादी के बाद की मैं एक बता रहा हूँ किस तरीके से कि प्रिजर्वेशन की, जिससे हम लोग 4 तरीके जिससे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सके, जिससे जो है प्रिजर्व किया जा सके और स्ट्रेंथन की जा सके यूनिटी एंड सिक्योरिटी कंट्री की, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी रखे जाए, प्लानिंग और प्रमोशन जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल और नेशन एज ए होल। तो फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन। पार्लियामेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया रिकमेंडेशन को, किसके थ्रू? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट एक्ट 1956, इस तरीके से। ओके, हैं जुडिशरी। देखो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, देखो अल्टरनेट एडीआर क्या है, एडीआर जो रेजोल्यूशन है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो क्या है और क्यों न्यूज़ में? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया ऑनलाइन मीडिएशन जो है ट्रेनिंग वेब पोर्टल। और क्या था न्यूज़ में? ये डेवलप किया गया है नालसा के द्वारा एंड मेडिटेशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी ने, जिसको एमसीपीसी कहते हैं। अब एमसीपीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में, और एक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए मीडिएशन और कंसिलिएशन कंट्री में ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग उन लोगों को, लीगल प्रोफेशनल को। ये मीडिएशन कंसिलिएशन कमेटी ये ट्रेनिंग देता है, ये मीडिएशन और लीगल प्रोफेशनल्स को पूरी कंट्री में, और प्रमोट करता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? अब वो देखते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई झगड़ा या कोई चीज़ एड्रेस करने के लिए कोई सेटलमेंट कोर्ट के बाहर ही, आउटसाइड द कोर्ट रूम जो सेटल की जाती है, उसको कहते हैं एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये ऑफर करती है या ऑफर टू के रिजोल्व करे जितने भी मैटर्स है सिविल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। याद रखना क्रिमिनल मैटर्स नहीं आते अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। इसमें सिविल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मैटर, कोई झगड़े हैं, इसमें एक न्यूट्रल तीसरी पार्टी का, तीसरे बंदे का यूज़ किया जाता है दोनों के बीच में जो है झगड़ा निपटाने के लिए। टाइप्स देखते हैं, एडीआर के टाइप्स देखते हैं, अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके टाइप देखते हैं। पहला आर्बिट्रेशन, एक न्यूट्रल आर्बिटर, एक बंदा, तीसरा बंदा या कोई बॉडी, वो एक डिसीजन देगी जिसको कहते हैं अवॉर्ड, है ना। आफ्टर दे हैव बीन, जो एविडेंसेस हैं उनको देखने के बाद जो है एक आर्बिटर, एक न्यूट्रल बंदा वो डिसाइड करेगा। मीडिएशन जो तो होता है, जो दूसरा है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जिसमें जो है इफेक्टिवली यूज़ एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे, कभी भी यूज़ किया जा सकता है। कंसिलिएशन होता है, ये भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो कम्युनिकेट करती है पार्टीज़ के साथ, दोनों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है और सेटल करने की कोशिश करती है, सेटलमेंट ऑप्शंस देती है कि ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ये भी आप देखो कौन सा करना है। निगोसिएशन में ट्रेडिशनली जो है बिटवीन डायरेक्टली दो पार्टीज़ के बीच में होता है, उसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दो लोग आपस में निगोशिएट कर लेते हैं। कोलैबोरेटिव लॉ मतलब दोनों पार्टीज जो है वो रिप्रेजेंटेड होती हैं भाई, एक कोलैबोरेटिव, एक जो है अटर्नी के द्वारा दोनों पार्टीज जो हैं वो रिप्रेजेंट की जाती है, एंड बोथ पार्टी जो एग्री करती हैं कि वो जो है लॉ नहीं, वो मतलब लिटिगेट नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपील नहीं करेंगे या केस नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है आर्बिट्रेशन के लिए, अगर डोमेस्टिक का देखें तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है 1996 का, एज़ पर जो UNCITRAL मॉडल लॉ है जो एप्लीकेबल है सब काइंड के आर्बिट्रेशन के लिए, जो ऊपर मैंने बताया, मतलब झगड़े निपटाने के लिए निगोसिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन जो अमेंडमेंट एक्ट है 2021 का, ANC एक्ट जो है वो अलो करता है अनकंडीशनल स्टे, ठीक है, ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्री अवार्ड इन केस जहाँ पे आर्बिट्री एग्रीमेंट या कॉन्टैक्ट या अवार्ड इटसेल्फ वाज ऑब्टेन थ्रू, अगर ये जो सारा कोई जो झगड़ा वगड़ा किसी फ्रॉड के थ्रू किया गया है तो यहाँ पे अनकंडीशनल स्टे हो सकता है। एक्ट जो है इफेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली जो है कहाँ से शुरू हुआ? 2015 से।
अमेंड 2021 हुआ, लेकिन 2015 के बाद जितने भी हुए वहाँ से। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है 2019, ये फैसिलिटी एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है, एक बनाया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन एक सोसाइटी है, रजिस्टर की गई है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1860 के। ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो 1923 में इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ठीक है, पैसिफिक सेटलमेंट के लिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट की। UNCITRL मॉडल लॉ है, इंटरनेशनल कमर्शियल और इंटरनेशनल एग्री सेटलमेंट्स के लिए बहुत सारे लॉज है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। मीडिएशन एक्ट 2023 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो जो है एसेंट दे दिया है और पास हो गया है, और ये बिल जो है मीडिएशन बिल जो है वो अब बन चुका है एक्ट। वो प्रमोट करेगा एज पर दी जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके रिलेटेड है ये भी। परफेयर मोड है मीडिएशन के थ्रू मीडिएट, यहाँ पे ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस जहाँ पे पार्टीज जो हैं दैट कैन बी इफेक्टिवली जो यूज़ किया जा सकता है किसी भी टाइम पे एक कोर्स ऑफ डिस्प्यूट में, चाहे कोर्ट में भी केस चल रहा हो, मीडिएशन तब भी करके कोर्ट का केस जो है बंद कर सकते हो। कुछ की हाईलाइट इस 2023 के एक्ट की क्या है? डिफाइन मीडिएशन। सबसे बड़ी बात है कि इसको मीडिएशन को डिफाइन किया गया है। ये इंक्लूड करता है एक्सप्रेशन जो मीडिएशन है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन, कम्युनिटी मीडिएशन, ये सारी टर्म्स जो है इंक्लूड की गई हैं। पार्टीज़ जो हैं, जो लोग जो ये बंदा और ये बंदा, जो पार्टीज़ जो लड़ाई में इन्वॉल्व हैं किसी डिस्प्यूट में, वो अटेम्प्ट टू रीच एक सेटलमेंट पे अपने जो लड़ाई है तीसरे बंदे की हेल्प से, जिसको कहते हैं मीडिएटर। क्या कहते हैं? मीडिएटर की हेल्प से जो है वो एक डिसीजंस पे पहुंच सकते हैं। वॉलेंट्री प्री लिटिगेशन मीडिएशन, देखो पार्टीज जो है वो अटेम्प्ट कर सकती है कि वो सेटल कर ले अपना सिविल या कोई कमर्शियल डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू, तीसरे बंदे के थ्रू, कोर्ट में पहुंचने या किसी ट्रिब्यूनल में पहुंचने से पहले। डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन, देखो इस लिस्ट में इंक्लूड करते हैं बहुत से डिस्प्यूट्स जो हैं जो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता। रिलेटेड क्लेम अगेंस्ट, किसी माइनर के अगेंस्ट कोई क्लेम है कि ये है ना, या कोई पर्सन जो जिसका अनसाउंड माइंड है, वो भी लिटिगेशन, उसको भी मीडिएशन के थ्रू नहीं सॉल्व किया जाता अगर उसके साथ झगड़ा है। या कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, ये भी नहीं हो सकती। या किसी थर्ड पार्टी को अफेक्ट होगा इस मीडिएशन की वजह से, तो वो भी नहीं हो सकता। इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? मीडिएशन टेक प्लेस कर सकती है विद इन द जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल की है ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, अनलेस पार्टी एग्री करे अदरवाइज, तो मीडिएशन ऑनलाइन हो सकती है और अंडरटेक मीडिएशन ऑनलाइन। टाइम लाइन कंडक्ट करने के लिए देखो मस्ट भी 120 दिन के अंदर अंदर जो है ये झगड़ा सुलझना चाहिए, विच में एक्सटेंड और 60 डेज भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट। एक पार्टी विड्रॉ कर सकती है मीडिएशन से 2 सेशन के बाद। कोर्ट अनेक्स्ड मीडिएशन मस्ट बी कंडक्टेड एज पर रूल जो फ्रेम किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसके तहत ही जो है ये मीडिएशन जो हो सकती है, सलाह मशवरा हो सकता है, लड़ाई का निपटारा हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसका एक चेयरमैन है, 2 फुल टाइम मेंबर हैं जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनको इन चीज़ों में, एक पार्ट टाइम मेंबर है जो इंक्लूडिंग लॉ सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, और 3 एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और चीज़ है लोक अदालत। क्या है लोक अदालत? वाई इज़ इन द न्यूज़? देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया स्पेशल लोक अदालत ऑन 75th ईयर जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। लोक अदालत मतलब लोगों की, पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत जो है एक तरह का अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म ही है, कोर्ट के बाहर जो मसले सुलझाए जाते बिना इन्वॉल्वमेंट कोर्ट के और पुलिस के। ये इस्टेब्लिश क्यों हुआ था? अकॉर्डिंग टू ए स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ना 1987 का, उसके अंडर ही जो है लोक अदालत जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। 2002 में एक्ट जो है अमेंड हुआ और इस्टेब्लिश हुआ परमानेंट लोक अदालत, पब्लिक की यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, जो गाइड होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नॉट द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट्स, और वो जो है कोड से किस तरह से प्रोसीडिंग्स के द्वारा, उस वैसे नहीं, सिविल प्रोसीजर्स वो नहीं होगा, मतलब पावर वो बाउंड नहीं है कि सिविल प्रोसीजर से। जो कोड है सिविल प्रोसीजर का 1908 का, या भारतीय जो संख्या अधिनियम है 2023 का, इस तरीके से जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चलती कि प्रूफ दिया जाए, विटनेसेस, इस तरह से टाइम मैंने तारीख, ये रिटर्न फलाना ढिकाना, नहीं, वैसा नहीं है लोक अदालत।
इसके पास उतनी वैसी ही पावर है जैसे एक सिविल कोर्ट की होती है सीपीसी 1908 के तहत। डिसीजन जो लोक अदालत का होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, कोई अपील नहीं की जा सकती इसके डिसीजन के अगेंस्ट। ठीक है, केस कौन कौन से रेफर किए जा सकते, कोई भी केस, एनी केस जो पेंडिंग है कोर्ट में, एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट, या जो कोर्ट के सामने अभी नहीं लाया है और ये लाइकली टू, या वो कोर्ट में फाइल किया जा सकता है इन फ्यूचर। नेचर ऑफ द केस, ज़्यादातर ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं, मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स के, अर्थ है लैंड एक्विजिशन के, इस तरीके के। पहली लोक अदालत जो है जूनागढ़ में हुई थी 1982 में। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ, गुजरात में। ओके, तो ये लोक अदालत का कुछ सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो फ्री लीगल एड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है, न्यूज़ ऐप में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए डायरेक्शन जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है कि इंश्योर करे कि ये एक्सेस मिले लोगों को, फ्री लीगल एड का एक्सेस मिले। कौन को, पर्सन जो इनमेट से, मतलब फॉर इनमेट पर्सन, मतलब जो जेल में लोग हैं उनको जो है फ्री में, जो उनके पास क्योंकि पैसे नहीं हैं उनको फ्रीली जो है, नालसा को बोला गया, नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, कि उनको फ्री जो है मदद दी जाए कि वो कोर्ट में आके जो है जस्टिस अपने लिए ले सके। अबाउट फ्री लीगल एड, देखो ये फ्री जो है लीगल एड का मतलब है कि फ्री लीगल सर्विस, किसी भी इंडिविजुअल को जो है फ्री का वकील मिले, उसके लिए लड़े कोर्ट में, फाइलिंग हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको कोई वकील रिप्रेजेंट करेगा, तो जस्टिस सिस्टम को एक्सेस के लिए भी जो है सबको बराबर का इंसाफ मिले, सबको इक्वल जस्टिस मिले, सबको इक्वल एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए ये अथॉरिटी। लीगल एड जो है वो इंक्लूड करती है किसी तरह की भी एडवाइस, या उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग में रिप्रेजेंट किया जाए, या मीडिएशन, नेगोशिएशन में, या कोई एडीआर से मैकेनिज्म में भी, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो फ्री लीगल एड वो होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लीगल एड से रिलेटेड जो है आर्टिकल 21 में भी है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अगर कोई लॉ के अकॉर्डिंग उसको किया जाए, मतलब अगर फांसी की सज़ा उसको लॉ के अकॉर्डिंग। फिर है आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 इंश्योर करता है कि इंश्योर जस्टिस आर नॉट डिनाइड, कि किसी को भी इंसाफ जो है उससे डिनाई नहीं किया जाएगा क्योंकि इकोनॉमिकली या बाकी कोई डिसेबिलिटी है। ये 42 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में दिया हुआ है, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं किया जाएगा जस्टिस। इसको स्टैट्यूटरी जो प्रोविजन है अगर लीगल एड की देखें तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में जो फोर्स में आया 1995 में, इसने कंस्टिट्यूट किया लीगल सर्विस एक्ट अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फ्री में, मुफ्त में और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, जितने भी कमज़ोर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी के, जो अपने जो वकील नहीं कर सकते। तो नालसा जो है या जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, या सालसा है जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो ये कंस्टिट्यूट की गई अकॉर्डिंग टू जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, इसके अराउंड जो 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में। लागू कब हुआ? 1995 में। इसके अकॉर्डिंगली हर जगह बनाया गया। जो सेक्शन 344 है भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 की, लीगल एड जो है वो लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस, ठीक है, एंड सर्टन केसेस वेयर एक्यूज लैक द मीन फॉर ए लीगल इंगेजमेंट, कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ और तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, तुम्हारे पास उतनी नॉलेज नहीं है कि तुम कोर्ट में जाके जो है अपने लिए केस लड़ सको, तुम्हारे साथ कोई क्राइम हुआ है, तो ये खर्चे सारे स्टेट अपने जो है स्टेट खर्चेगी तुम्हारे लिए। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं लीगल एड के लिए, डिज़ाइन किए इनोवेटिव सोल्यूशन, होलिस्टिक जो है एक्सेस के जस्टिस का हर इंसान को मिलना चाहिए, जैसे दिशा स्कीम है, टेली लॉ है, नया मित्र प्रोग्राम है, लोक अदालत एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1987 के एक्ट के अंदर आई थी, ये हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए इंडिया में? तो पहला वुमेन एंड चिल्ड्रन, दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो लेबरर हैं, वर्कर हैं, तीसरा जो मेंटली इल या जो डिसेबल पर्सन है। ठीक है, देखो एसटी और एससी वाले, विक्टिम जो मास डिज़ास्टर के, वायलेंस के, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, नेचुरल डिज़ास्टर, इन जैसी ये विक्टिम पर्सन जो कस्टडी में है, प्रोटेक्टिव होम में, जुवेनाइल में या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो लोग हैं, या जेल में जो लोग हैं,
ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। विक्टिम जो ट्रैफिकिंग का है, इन ह्यूमन या बैगर, जो बैगर से जो भीख मांग रहे हैं आर्टिकल 23 के अंडर। पर्सन जिसकी एनुअल इनकम जो है लेस देन द जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की गई है ना, इन केस जो है इफ़ द केस इज़ बिफोर द कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट, तो ये 5 लाख से भी कम की है। ठीक है, अगर 5 लाख से कम इनकम है, सुप्रीम कोर्ट में तो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये लोग एलिजिबल हैं फ्री लीगल एड के लिए। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया में। क्या न्यूज़ में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेल्ड के अपील जो है अगेंस्ट किसी भी सेंट्रल ट्रिब्यूनल एक्ट के, ठीक है, हेल्ड दैट अपील अगेंस्ट किसी भी सेंट्रल ट्रिब्यूनल, कैट जो है CAT, जो कैट है सर्वेंट ट्रिब्यूनल एक्ट जो 23A के अंडर आता है, एक्सरसाइज कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन अंडर ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 लाइज ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट हाई कोर्ट। तो अपील अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसकी जो है 1985 की, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट में की, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, ना कि हाई कोर्ट में। अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रिब्यूनल सिस्टम इंडिया में है क्या, नेचर क्या है, क्वासा जुडिशियल बॉडी। मतलब ऑब्जेक्टिव यही था कि जुडिशरी का जो है वर्कलोड, जो केस लोड है बहुत ज़्यादा जो है, जुडिशरी पे दबाव है और इतने ज़्यादा केस पेंडिंग है, तो हम लोग जो है सब्जेक्टिव, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट रिलेटेड हम ग्रीन ट्रिब्यूनल बना देते हैं, अच्छा रिवर सिस्टम के लिए रिवर ट्रिब्यूनल बना देते हैं, ताकि जो है कोर्ट्स का जो है, जो मेन स्ट्रीम कोर्ट्स है उनका थोड़ा उस पर जो है केस लोड कम पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दी गई आर्टिकल 23A और आर्टिकल 23B ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन। कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वो एस्टैब्लिश होगा आर्टिकल 23A में, पर्सन अपॉइंट, ठीक है। कैट की जुरिस्डिक्शन जो और बाकी जो 223B है, सब्जेक्ट मैटर जो वो नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। लेजिस्लेचर इन पावर है कि वो ट्रिब्यूनल किसी भी मैटर में बना सकता है, रिवर ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये फलान टिम का, ठीक है, लेकिन ए में सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनता है। अब कैट की जुरिस्डिक्शन कितनी है, एडजुडिकेशन, उन डिस्प्यूट्स को सुलझाना, उन शिकायतों को सुनना विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट या किसी कंडीशन ऑफ सर्विस की, जो पर्सन अपॉइंट किया गया पब्लिक सर्विसेज में या पोस्ट में, किस में, यूनियन में, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी में जो कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, तो उसको कैट देखता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो सब्जेक्ट मैटर है अंडर आर्टिकल 23 वो आर नॉट एक्सक्लूसिव, और लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो किसी भी कोई भी ट्रिब्यूनल बना सकता है किसी भी मैटर में, ठीक है, जो भी जो 7th शेड्यूल में दिए गए। हर ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन अगर पूछे तो हर ट्रिब्यूनल की, ईच ट्रिब्यूनल को एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन दी गई है, वो उस जुरिस्डिक्शन के अंदर ही केसेस सुन सकता है, उस पर फैसला सुना सकता है। कुछ ट्रिब्यूनल है के पास अपेलाइड जुरिस्डिक्शन होती है, मीनिंग कि वो अपील भी सुन सकते हैं डिसीजन जो लोअर अथॉरिटी ने या किसी गवर्नमेंट बॉडीज़ ने बनाई हो, उसके खिलाफ अपील की गई हो जुरिस्डिक्शन किसी ट्रिब्यूनल में, तो वो सुन सकता है। तो अपेलाइड जुरिस्डिक्शन भी कुछ ट्रिब्यूनल्स की होती है। अपील जो ट्रिब्यूनल्स में से अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया, अब ये अपील करनी है, तो ये हाई कोर्ट में नहीं, यूजुअली जो है कंसर्न यूजुअली लाई करती है कंसर्न हाई कोर्ट को, लेकिन कुछ लॉज स्पेसिफिकली जो अपील विल बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ठीक है, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अपील जो है अगेंस्ट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जब एक्सरसाइज वो कर रहे हैं कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन अंडर जो है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, ना कि हाई कोर्ट के पास, बट यूजुअली हाई कोर्ट की होती है। फीचर क्या है एस्टैब्लिशमेंट ट्रिब्यूनल, एक एक्ट के द्वारा पास हुआ था जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक नया आर्टिकल 223 बनाया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए, और बाकी मैटर्स के लिए 223B 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कब? 1976 में, तब ट्रिब्यूनल्स आए थे, ठीक है। कोर्ट ट्रिब्यूनल्स जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट के द्वारा है, कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में है पहले से ही, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, है ना। अब ये किसकी रिकमेंडेशन पे ट्रिब्यूनल बना है? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। पर्पस क्या था? वो मसले, वो कंप्लेंट्स, वो झगड़े सुलझाने जो स्पेसिफिक मैटर के, जैसे एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई मैटर है, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ तो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, या फिर एयर पोल्यूशन पे ट्रिब्यूनल है, या फिर वाटर डिस्प्यूट पे ट्रिब्यूनल है, तो स्पेसिफिक मैटर्स
वहीं कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करता है और मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर जो है उनकी जुरिस्डिक्शन में, और डिसीजन देता है सिविल और क्रिमिनल केसेस में। प्रोसीजरल जो है कंप्लायंस, ये बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, सिविल प्रोसीजर जो है प्रोसीजरल कोड के, कि इस तरीके से सुनवाई होगी, ऐसे तारीख होगी, ऐसे प्रूफ सबूत पेश किए जाएंगे, जो भी होता है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस पे ये। लेकिन कोर्ट्स जो प्रोसीजरल कोड, मेंबर जो है मिक्स होते हैं, इसमें जुडिशियल भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं जो स्पेसिफिक नॉलेज के होते हैं, यहाँ पे सिर्फ जुडिशियल होते हैं कोर्ट्स में, ठीक है। पावर जो है वो लिमिटेड लॉ के तहत विच दे, जो लॉ ने सेट की उसकी पावर यूजुअली आर, जितने भी इनेक्टेड लॉ हैं, जो डिसीजन उससे पहले लिए गए हैं, कोर्ट की पावर वो होती है। तो ये थी ट्रिब्यूनल के बारे में एक छोटी सी डिस्कशन हमने करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं बेल। न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली 2 बेंच की जजेस जो है, 2 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इन जो जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसने ये रूल किया कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ अ एक्सेप्शन। इवन जो स्पेशल स्टेटस जैसे यूएपीए है 1967, उसने ये कहा कि बेल एक रूल है, जेल एक एक्सेप्शन है। मतलब कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने ये डिनाई कर दिया, कोर्ट ने ऑब्जर्विंग दैट डिनाइंग बेल जो है इन डिजर्विंग केसेस इज वोलेशन ऑफ, जो है जो जिनको बेल मिलनी चाहिए उनको भी बेल डिनाई करनी, कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वोलेशन है, समझे। तो लीगल प्रोविजंस क्या है बेल से रिलेटेड अगर देखा जाए तो, बेल जो है वो एक बेलेबल इन्फ्लुएंस जो ऑफेंसेस है, सेक्शन जो है 479 भारतीय जो है नागरिक जो है सुरक्षा संहिता का, BNSS का 2023 का, कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एक अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड वो है 1 ईयर, 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। क्या कि मैक्सिमम पीरियड जिसमें एक अंडर ट्रायल प्रिजनर का मतलब क्या है कि जिसके अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है और वो जेल में है, ठीक है। पहला ऑफेंडर जो है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, जो पहली बार जिसने कोई गलती की उसको बेल दी जानी चाहिए इफ़ ही इज़ डिटेन्ड ओवर 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। कि सो 1/3 मतलब अगर मतलब उसको 3 साल की सज़ा हुई है और 1 साल से जेल में है तो उसको बेल मिलनी चाहिए अगर उसने पहली बार गलती की है। कुछ स्पेशल लॉ जैसे पोस्को एक्ट है या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, कुछ कंटेन करते हैं, ऑल्सो कंटेन प्रोविजन जो है रिलेटेड टू बेल। अब है फॉर्म ऑफ बेल्स इन इंडिया में, देखो 4 टाइप की। पहली एक रेगुलर बेल है जो ग्रांट की जा सकती है पर्सन को जो ऑलरेडी अरेस्ट है और पुलिस की कस्टडी में, ये रेगुलर बेल होगी, ठीक है। ये किसी को भी दी जा सकती है जो क्या है, जो अरेस्ट हुआ है और पुलिस कस्टडी। एंटीसिपेटरी बेल है प्रिकॉशनरी बेल, वो बेल जो अरेस्ट होने से पहले ही ग्रांट की जाती है बिफोर अरेस्टिंग, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अब इंटर्म बेल क्या होती है, टेम्परेरी बेल जो दी जाती है बिफोर हियरिंग फॉर रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल। एक टेम्परेरी बेल दी जाती है रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल मिलने से पहले। डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट व्हेन पुलिस जो है वो कोई चार्जेस नहीं फेल टू फाइल, कोई चार्जेस फाइल नहीं कर चाहती है, चार्जशीट जो प्रेस्क्राइब टाइम कोर्ट ने दिया हुआ कि 2 महीने के अंदर या महीने के अंदर जो है इसके अंदर चार्जशीट फाइल करो, अगर नहीं कर पाती है तो उसे बेल दे दी जाती है, ठीक है। मेजर जो टेकन फॉर बेल, प्ली बार्गेनिंग, इनेबल प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिफोर, डिफेंडर और प्रोसिक्यूशन जो वकील होते हैं उनके बीच में निगोशिएशन होती है ट्रायल होने से पहले ही बेल के लिए, बार्गेनिंग होती है। सेक्शन जो 290 है BNSS का, वो प्ली बार्गेनिंग हैज़ बीन मेड कि टाइम बाउंड और एप्लीकेशन कैन बी मेड 30 दिन के अंदर अंदर, जो डेट ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस फ्रेम करने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये दोनों निगोशिएट कर लें और क्या बेल दिलवानी जानी चाहिए, डिफेंडर और प्रोसिक्यूशन आपस में डिसाइड करेंगे, फिर जाके कोर्ट में होगा, है ना। अप्लाइंग ओनली इन ऑफेंस पनिशेबल, ये सिर्फ उनमें है जहाँ पे 7 साल तक जेल हो सकती है, विद फर्दर रिस्ट्रिक्शन जो है एक्सक्लूडिंग केसेस, बहुत सारे केसेस में होती है, इंक्लूडिंग जो क्राइम जो वुमेन या बच्चों के या सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनमें थोड़ी और स्ट्रिक्ट होती है। ई प्रेजेंट सॉफ्टवेयर जो है फैसिलिटी है स्टेट अथॉरिटीज़ की जो एक्सेस कर सकती है डेटा जो है किसी भी जेल में जो बंदा है कैदी है एक एफिशिएंट मैनर में। तो ई प्रिजन जो है वो इस तरह का जो है, ई प्रिजन जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू क्या करती है, जिसके थ्रू जो है स्टेट जो है
स्टेट अथॉरिटीज़ जो है वो इजीली डाटा ले सकते हैं कि कैदी की क्या बैक स्टोरी है, क्या क्राइम किया है, सारी डिटेल मतलब उसकी। एक रिलेटेड न्यूज़ है कि 2 जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट बेंच है उसने ये हेल्ड दैट बार ऑन इंसेटिव बेल, हेल्ड दैट कि जो बार है इन ऑन एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 8 ऑफ SC and ST प्रिवेंशन एक्ट 2000 इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस प्राइमा फेशियल केस अंडर द एक्ट इज मेड आउट अगेंस्ट एक्यूज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको। अभी कुछ बाकी न्यूज़ जो है ग्राम जो न्यायालय से हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कंसर्न जो है जताया है रिगार्डिंग जो फिजिबिलिटी है कि ग्राम जो विलेज न्यायालय है, मतलब जो गाँव में जो कोर्ट्स हैं, एज जो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 ने कहा था, ठीक है, कि बनाने पड़ेंगे ग्राम न्यायालय कोर्ट जो है वो सेटअप किए जाएं, विलेज कोर्ट। क्या फीचर्स हैं ग्राम न्यायालय कोर्ट के? पर्पस था इंश्योर करना कि ये सिक्योर के जस्टिस नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक या कोई भी बाकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से, कि किसी को भी जस्टिस डिनाई ना हो। इस वजह से गाँव में भी जो है कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएँ, विलेज कोर्ट। स्टैट्यूटरी बैकिंग थी ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाना था। एक्ट जो है एग्जाम्प्ट करता है किस किस को, जो नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम और ट्राइबल एरियाज़ जो है स्पेसिफिकली इस एक्ट में, वो इन एरियाज़ को इनसे बाहर रखता है। सीट ऑफ ग्राम न्यायालय देखो, लोकेटेड हेडक्वार्टर जो इंटरमीडिएट पंचायत से वहाँ पे। स्टेटस ग्राम न्यायालय जो है उन्हें भी डीम किया जाएगा कोर्ट बाय जुडिशल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी जो न्यायाधिकारी हैं हर ग्राम पंचायत में, जो है हाई कोर्ट से पूछने के बाद कैंडिडेट्स को, उनको वैसे कैंडिडेट्स को जो है ग्राम न्यायालय में जो है भर्ती किया जाएगा। और जुरिस्डिक्शन इनकी जो है शैल बी ए मोबाइल कोर्ट। ये दोनों सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, वो सेटल कर सकते हैं छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जो गांव के लेवल पे होते हैं। डिस्प्यूट प्रोसेस, डिस्प्यूट्स टू बी सेटल विद द हेल्प ऑफ कंसिलिएशन। दोनों पार्टीज़ में सलाह समझौता करवा के जो है ये झगड़ा खत्म किया जाएगा। वो बाउंड नहीं है द रूल ऑफ एविडेंस के, इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1870 बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेशनल एविडेंसेस एक्ट 1788 हैज़ बिन रिप्लेस्ड, उसको रिसेंटली उसको रिप्लेस भी किया भारतीय जो है साक्ष्य अधिनियम के साथ। तो अपील जो है क्रिमिनल केसेस में अगर होगी भी ग्राम न्यायालय की, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में या ये होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में होगी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, और सिविल केसेस में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। और उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर सुलटाना है, मतलब फैसला करना है अपील के बाद। फिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। देखो, झारखंड गवर्नमेंट ने फाइल किया है कंटेम्प्ट पिटीशन सेंटर के अगेंस्ट कि वो इलीगली डिले कर रहे हैं अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट की। तो झारखंड गवर्नमेंट ने कंटेम्प्ट पिटीशन की। अब क्या है वो अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 में। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 ने गिव पावर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट को। 2 टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविलफुल मतलब विलफुली डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट या अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट, और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। मतलब जानबूझकर अपनी मर्जी से ना माननी कोर्ट का किसी फैसले को, किसी हदायत को, किसी ऑर्डर को, किसी भी चीज़ को जानबूझकर, मतलब अपनी मर्जी से। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है किसी भी चीज़ तरह की पब्लिश करना मैटर जो स्कैंडलाइज कर रहे हो या कोर्ट की अथॉरिटी को कम कर रहा हो। प्रिजुडिस या इंटरफेरेंस ड्यू टू, है ना, कोर्स ऑफ किसी भी प्रोसीजर में, कोई जुडिशल प्रोसीजर में इंटरफेयर करना, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। इंटरफेयर करना या रोक टोक करना है किसी तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रही है जस्टिस की, ये होती है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 2 होती है, सिविल और क्रिमिनल होती है। आर्टिकल 129 और 215 जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कौन सा आर्टिकल 129, और हाई कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल 215। ठीक है। फिर है मर्सी पिटीशन। देखो, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी मर्सी पिटीशन जो लश्कर तोयबा के टेररिस्ट को, जिसको मौत की सज़ा दी गई थी दिसंबर 2000 में लाल किले पे जो अटैक किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी मर्सी पिटीशन जो लश्कर तोयबा के टेररिस्ट ने सेंटेंस्ड, जिसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी फॉर जो दिसंबर 2000 की जो है रेड फोर्ट अटैक। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट के पावर ऑन मर्सी पिटीशन। आर्टिकल 72 ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो दे सकता है पार्डन
जो रिप्राइव्स है, रिस्पाइट, सस्पेंड, रमिट या कम्यूट कर देता है, मतलब आज़ाद माफ़ भी कर सकता है, उसको आज़ाद भी कर सकता है, उस सेंटेंस को कम भी कर सकता है, या सेंटेंस की काइंड को बदल सकता है, सख्त से जो है नरम सज़ा दे सकता है, अलग अलग टाइप की सज़ा के दिनों को कम कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास ताकत है ना। कि वेर सेंटेंस या कोई कोर्ट मार्शल है, वो भी कोई भी ऑफेंस, किसी भी लॉ, कोई भी रिलेटेड टू मैटर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यूनियन का, या सेंटेंस टू डेथ है, तो मर्सी पटिशन ये है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो है मर्सी पटिशन को माने या ना माने, या वो उसकी जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है क्यूरेटिव पिटिशन। ये क्या है? क्यूरेटिव पिटिशन होती है क्वाशिस आर्बिट्री अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो रेलवे, ये न्यूज़ में था, कॉर्पोरेशन। क्या है क्यूरेटिव? ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो किसी पर्सन के, जो किसी इंसान के पास होगी, वो रिव्यू कर सकता है। पिटिशन हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसकी रिव्यू पिटिशन जो है डिसमिस कर दी। और रिव्यू पिटिशन क्या होता है? जो फैसला सुना दिया कोर्ट ने, उस पर दोबारा से उसने कोर्ट में जो है रिव्यू पिटिशन फाइल की गई कि दोबारा देखा जाए, कोई गलती हो गई हो, ये तो लेकिन क्यूरेटिव पिटिशन जो वो लास्ट है, जिसकी रिव्यू पिटिशन भी जो है डिसमिस कर दी हो, वो क्यूरेटिव पिटिशन कर सकता है। गिवन शेप इन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनर, क्यूरेटिव पावर जो है कोर्ट की फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 142 पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो आर्टिकल 142 जिसमें पावर है कोर्ट के पास कि वो कंप्लीट जस्टिस की। क्यूरेटिव पिटिशन जो है, ये पटिशनर को जो केस फाइल कर रहा है कोर्ट में, है ना, अगर ये पटिशनर, अगर जो जिसने केस कोर्ट में फाइल किया है, अगर वो ये प्रूफ कर दे कि वॉयलेशन हुआ है प्रोसेस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, या जज जो है वो कोई ना कोई वो फेल टू डिस्क्लोज हिज कनेक्शन विद सब्जेक्ट मैटर, या देर इज़ एन अप्रेंच, कोई बाइस है या जजमेंट जो है एडवर्सली अफेक्ट कर रही है पटिशनर को, या किसी तरह से जो है कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, ये तब ये लागू होती है कि जब ये 3 केसेस में से कोई एक भी हो जाए तो एक इंसान जो है क्यूरेटिव पिटिशन कर सकता है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, FTSC जो है ये एक और बड़ा बेहतरीन एफिशिएंट है इन जो रेप केसेस है उनको हैंडल करने के लिए, और वो केसेस जो पोस्को से रिलेटेड है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के लिए ना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये न्यूज़ में था कि इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक रिपोर्ट आई, उसने कहा कि ये फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट है हैंडल करने के लिए पोस्को से रिलेटेड और रेप केस से रिलेटेड जो केसेस है। क्या है FTSC? सेंट्रली स्पॉन्सर एक किस्म की स्कीम है जो 2019 में लॉन्च की गई थी। FTSCS जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जो 2019 में लॉन्च की गई थी, और ये 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। सेंटर जो है वो इसकी एक्सपेंडिचर का जो है वो निर्भया फंड से जो है वो इसका खर्चा उठाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर इसमें कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट भी करता है। इम्प्लीमेंट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। इंश्योर किया है इसमें जो है, इंश्योर के एक स्विफ्ट जो है रेप केसेस के जल्दी इसका फैसले सुनाए जाएं, या जो वो केसेस जो पोस्को के अंडर आते हैं। 755 FTSCs हैं जिसमें से 1023 आउट ऑफ डिसाइडेड 1030 इंक्लूडिंग 410 एक्सक्लूसिव जो है पोस्को पोस्को कोर्ट्स भी हैं जो फंक्शन करती हैं 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। FTSCs जो है ना वो लिंक है नेशनल जुडिशल डाटा ग्रिड से, तो कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है तो वो जल्दी कर लेते हैं। तो ये फास्ट ट्रैक एक किस्म की स्पेशल कोर्ट है जो पोस्को और रेप केसेस से रिलेटेड जो है केसेस के लिए जो है सेटअप की गई है अक्रॉस इंडिया। ज़ीरो FIR क्या है? देखो, ज़ीरो FIR केसेस जो हैं वो अगेंस्ट ए फॉर्मर मिनिस्टर फॉर अलेजली मेकिंग ऑब्जेक्टिबल कमिट अगेंस्ट तेलंगाना। एक ज़ीरो FIR केस जो है वो फॉर्मर मिनिस्टर की तरफ फाइल किया गया है जिसने ऑब्जेक्टिव कमिट किया किसी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के लिए। क्या होता है ज़ीरो FIR केस? ये रेफर करता है टू ए FIR जो रजिस्टर की गई हो इररिस्पेक्ट ऑफ द एरिया जहां ऑफेंस इज कमिटेड। जब ये रजिस्टर कर ली जाती, मतलब ज़ीरो FIR जो है ना ये रजिस्टर
जहाँ ऑफेंस हुआ है, समझ लो चोरी जो है दिल्ली में हुई है, किसी दिल्ली के कोई स्पेसिफिक एरिया में, उस स्पेसिफिक एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा वहीं हो सकता है, लेकिन ज़ीरो एफआईआर जो है वो कहीं पे भी कर सकते हो आप, इररिस्पेक्ट के उसने क्राइम कहाँ किया है। वंस रजिस्टर्ड जो है ये ट्रांसफ़र करती है ये अपना केस जो है अप्रोप्रिएट जो उस जुरिस्डिक्शन का जो है पुलिस है उसको, इसको ट्रांसफ़र करेगी ये इधर से केस कि आप इसमें देखो। कोई रेगुलर एफआईआर नंबर जो है इसमें प्रोवाइडेड नहीं होता इनिशियली। जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन, जो दिल्ली का ये पुलिस स्टेशन है समझ लो, ये रजिस्टर्ड करता है एक न्यू एफआईआर की तरह, ठीक है। तो ज़ीरो एफआईआर आप कहीं पे भी जो है किसी के भी खिलाफ जो है वो कर सकते हो। प्रोविजन जो है ज़ीरो एफआईआर का, ये सेक्शन 531 जो है भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता 2023 है उसमें आता है। ये बेस्ड ऑन है जो जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशन थी जो इस्टेब्लिश किया गया था 2012 के जो निर्भया केस है उसके बाद, ठीक है। ज़ीरो एफआईआर याद रखना।